बाहर रात सो रही है, भीतर ये सब सो रहे हैं। शारदा ने इतना खिला दिया है जैसे एक दिन में मुझे बड़ा कर देगी। अच्छा, मेरे पेट की गुड़गुड़ ये नहीं सुन रही है तो मैं इनके खराटे क्यों सुनूं? चलो, समय है अपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का। शारदा, जाओ, भास्कर तुम्हें बुला रहा है। मुझे नहीं, तुम्हें बुला रहा है। अरे तुम्हें बुला रहा है, जाओ ना। तुम्हें बुला रहा है। शारदा तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें ऐसी कौन सी भाषा में उसने हमारा नाम लिया जो केवल आपको ही आती है? चलो चलो, क्या पता उसने हमारी जगह आपका नाम लिया। क्या हो गया भास्कर को? शारदा, जब छोटा बच्चा और छोटा होता है ना, तब उसे बार बार भूख लगती रहती है। रामा, आप अपनी बात कर रहे हैं लेकिन नाम हमारे पुत्र का लगा रहे हैं। इसे कुछ चुभ रहा होगा, इसके पेट में दुख रहा होगा। रहने दो। हाँ, ये चुभना, पेट दुखना सब तुम्हारे बहाने हैं। इतनी रात को मैंने तुम दोनों की बहस सुनने के लिए नहीं जगाया है। मेरे पीछे देखो मैंने क्या किया है। शारदा, इसने अपनी लंगोट गंदी कर दी है। इसका तीसरी बार है ये। हाँ, इसका तीसरी बार है, लेकिन सफाई करने की बारी आपकी है। गिनती ही करते रहोगे या मुझे साफ भी करोगे? मैं क्यों करूं? मुझे नहीं आता। मैंने कोई शिक्षा ली है क्या लंगोट बांधने की? क्या है, शौच ही तो है। अब इसके लिए भी क्या मुहूर्त निकालूं? चलो लग जाओ और लंगोट बदलो। लो, आ गई लठबाज जो बिना बोले सबसे सारे काम करवाती है। पैर उठा। अपना पैर नहीं, बच्चे का पैर उठाओ। ओह, दोनों पैर उठा। उठा रहा हूँ। अब लंगोट खोल, धीरे से, शांति से। अरे क्या धीरे धीरे संभल के, ये कितना हिलता डुलता रहता है। भास्कर, हिलो नहीं, धीरे धीरे। हाँ, अरे संभाल के। अम्मा, ये इतना छोटा सा है, इतना सारा सामान निकालता कैसे है? कैसे बांध रहे हो? जिसको छुपाना है वो तो छुपा ही नहीं रहे। ये बापू मेरी इज्जत का बाजी पाला करने पर तुले हैं। ओहो, लंगोट बदलना भी नहीं आता तुझे? पता नहीं बाप किसने बना दिया। इसने इस शारदा महोदया ने। अम्मा, क्या? लंगोट बदलना भी नहीं आता, ठीक से कर। तुम एक कार्य करो, अपनी लाठी मुझे दे दो और तुम ये लंगोट पकड़ो। तुम्हें जैसी बांधनी है वैसे बांधना, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। बांध रहो। आराम से, प्यार से। बहुत हुआ, अब सो जाता हूँ। सुबह भी तो रो रो कर उठाना ही पड़ेगा इनको। शारदा, मुझे लगता है इसे नींद आ रही है। इसे नींद आ रही है या आपको नींद आ रही है? हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। दरबार भी तो जाना है ना मुझे। 24 घंटे दरबार 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 करते रहते हो। ये मत भूलो, किसी धर्मशाला में नहीं रहते। घर बार भी कोई चीज होती है। अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। अब अगर रात को ये उठेगा ना तो तुम ही उठोगे। हाँ शारदा महोदया, मुझे लगता है कि तुम्हें उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ बनकर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हें तो प्रवचन देने वाली कोई साध्वी देवी होना चाहिए था। पति पत्नी के
बीच में झगड़े करने के लिए काफी विषय होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे पोते के नाम पर झगड़ा मत करो। चाहे तो पूरी रात मैं इसकी निगरानी करूंगी। अरे अम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। पता है, मुझे लगता है ना तुम्हारा मस्तिष्क रात में अधिक सक्रिय हो जाता है और अधिक कार्य करता है। बिल्कुल सही निर्णय लिया तुमने। जागो जागो, हाँ जागो, निगरानी करो इसकी। शारदा, मेरा भोजन पात्र कहाँ है? अरे आज दरबार पहुंचने में फिर से विलंब हो जाएगा। उठा लो, उधर रसोई में पात्र पड़ा है, उठा लो। हम यहाँ भास्कर की मालिश कर रहे हैं। भोजन पात्र तो मैं ढूंढ लूंगा, उसे भरेगा कौन? जब खाना ही नहीं बना तो हम उसमें भरेंगे क्या? जब मेरे बापूजी को सब कुछ मेरे जैसे हाथ में ही चाहिए, तो एक पालना इनका भी लगा दो ना मेरे पास। खाना नहीं बना? अरे तो मैं लेकर क्या जाऊंगा? रामा, अपना मुंह बंद कर। यहाँ मेरे पोते की मालिश चल रही है। ये हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। ओ अम्मेश्वरी, अपनी बहू से कुछ सीखो। वो उधर अपने पुत्र की मालिश कर रही है, तुम इधर रसोई में आओ और अपने पुत्र की सहायता करो। वैसे भी जो तुम करती नहीं हो वो जाप आज थोड़ा कम करो ना। इधर आओ और मेरा पात्र भरो। उसे जाने दे, तू इसे मुझे दे दे। अम्मा, जा तू संभाल। हाँ। अरे इसने तो मुझ पे सूसू कर दिया। मैं पवित्र हो गई। रामा, इसका लंगोट बदल। रामा, की लंगोट बदल दे। मुझे दरबार जाना है अम्मा, अन्य दूसरे बड़े कार्य भी करने हैं। तुम ही बदलो, हो सकता है कि एक बार और पवित्र हो जाओ। मैं जा रहा हूँ, लगता है मुझे बाहर से कुछ खाना पड़ेगा आज भी। अम्मा, तो आप इसकी मालिश करके ना लंगोट बदल दीजिएगा। पता नहीं तुम दोनों कब बच्चे को बड़ा करना सीखोगे। अरे अभी इसकी आयु ही क्या है कि बड़े होते 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 हम भी सीख जाएंगे। क्यों शारदा? मैं दरबार जाता हूँ, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हम पिछले कुछ दिवसों से दक्खन के राजा के साथ संधि शर्तों पर मंत्रणा कर रहे हैं। आपने ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में कोई सुझाव दिया है। हम देख रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से तो हमारे समक्ष है, परंतु मानसिक रूप से कहीं और है। क्या बात है पंडित रामकृष्ण? आजकल थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं आप। नहीं महाराज, मैंने पूरी मंत्रणा ध्यानपूर्वक सुनी, किंतु मुझे सुझाव देने योग्य कुछ लगा नहीं, इसलिए मैं चुप रहा। पंडित रामकृष्ण, आप कहना क्या चाहते हैं कि महाराज यहाँ हम सबके साथ बैठकर जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसकी कोई योग्यता नहीं, सब व्यर्थ है? नहीं नहीं गुरुवर, मेरे कहने का आशय ऐसा कदापि नहीं है। ये आशय नहीं है, वो आशय नहीं है। ये द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग मत कीजिए आप। दरबार में जो भी कहना है हमारी भांति साफ साफ कहिए। शारीरिक पीड़ा है, जाइए औषधि लीजिए और स्वस्थ होकर हमारे समक्ष बैठने योग्य बनिए। महाराज सूर्य राव और चंद्र राव अपनी समस्या के समाधान हेतु आपके समक्ष दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। सूर्य राव और चंद्र राव? पंडित रामकृष्ण, इन दोनों को तो हमने आपके पास भेजा था, फिर ये लोग यहाँ रात दरबार में कैसे? वो क्षमा करें महाराज, वो समय की अल्पता के कारण मैं इनसे मिल ही नहीं पाया, क्षमा करें। मूर्ख कहीं का। पंडित रामकृष्ण, आप अपना समय कहाँ बेच कर आते हैं और कहाँ से ये ढेर सारा आलस्य ले आते हैं? महाराज, कृपया आप सूर्य राव और चंद्र राव को दरबार में आने की अनुमति दीजिए, हम उनकी समस्या का हल निकाल लेंगे। हमारे पास राज्य के लिए बहुत समय है।
हाँ गुरुजी, जब से पंडित रामाकृष्ण तेनाली गांव छोड़ के विजयनगर आया है, आप तो किसी काम के ही नहीं रहे, आपके पास समय ही समय है। उचित है। महामंत्री जी। महाराज, सूर्य राव और चंद्र राव को दरबार में उपस्थित किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर तथाचार्य। प्रणाम प्रणाम। महाराज, मैं और चंद्रराव दोनों पड़ोसी हैं। चंद्रराव के आंगन में एक कुआं है जो मेरी दीवार से सटकर स्थित है। कुछ समय पूर्व मैंने चंद्रराव से उसका कुआं खरीदा था ताकि उसके जल से मैं अपने खेतों की सिंचाई कर सकूं। चंद्रराव, हमारा इस विषय में क्या कहना है? सूर्य राव का कथन सत्य है। ये तो कोई समस्या नहीं हुई। शीघ्र समस्या बताइए, हमारे पास आपकी समस्या का हल है। अर्थात हम आपकी समस्या हल कर देंगे। गुरुवर, समस्या ये है कि उस कुएं के बदले में जो राशि तय हुई थी वो मैंने चंद्रराव को दे दी, किंतु कुएं का जल चंद्रराव मुझे उपयोग करने नहीं दे रहा। अभी तो उस जल का स्वयं इस्तेमाल कर रहा है। गुरुवर, आप तो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। आप तो न्यायदाता हैं। सो तो है, परंतु आप ये झटके क्यों ले रहे हैं? आदत है प्रभु, गंदी आदत। गुरुवर, अब आप ही न्याय करिए। मैंने एक सहमति पत्र बनवाकर सूर्य राव से कुएं की एक निश्चित राशि ली और कुएं का स्वामित्व सूर्य राव को दे दिया, परंतु कुएं के भीतर का पानी मेरा है, सूर्य राव का नहीं। क्योंकि महाराज, मैंने सूर्य राव को कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं बेचा। उदाहरण के तौर पर गुरुवर, मेरे पास एक सुंदर टोकरी है, उसमें 2 सेब हैं और आपने मुझसे टोकरी खरीदी, तो आपको क्या मिला? टोकरी मिली और क्या मिला? और उस टोकरी में जो 2 सेब रखे थे, जो पहले से ही मेरे थे, जिसे आपने नहीं खरीदा, वो किसे मिलेंगे? आपके हमारे कहाँ हैं? तो मैं भी तो यही कह रहा हूं प्रभु। गुरुवर, इस सहमति पत्र को देखिए। ये लीजिए गुरुजी। गुरुवर, इसमें कहीं अंकित है कि मैंने पानी सूर्य राव को बेचा या कुएं का पानी सूर्य राव का है? नहीं। तो इसमें क्या लिखा है गुरुवर? कुआं सूर्य राव का है। बिल्कुल गुरुवर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मैंने सूर्य राव को सिर्फ कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं बेचा महाराज। महाराज, इससे साबित होता है कि चंद्र राव ने सूर्य राव को कुआं बेचा, कुएं का पानी नहीं। सूर्य राव, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आपको कुआं नहीं, कुएं का पानी खरीदना चाहिए था। संभवतः कुआं आपको मुफ्त में मिल जाता है। अब मूर्खता का कोई पर्याय नहीं होता है। भुगतो भुगतो भुगतो। महाराज, इस सहमति पत्र को आधारभूत साक्षी मानकर हम ये निर्णय लेते हैं कि कुआं जो है वो सूर्य राव का है, परंतु कुएं का पानी सूर्य राव का नहीं। महाराज, महाराज, ये अन्याय है महाराज। विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। महाराज, कुआं तो जल के लिए ही खरीदते हैं ना, कोई ऐसे कुआं क्यों खरीदेगा? महाराज, मेरे पास जो भी धन था वो सब कुआं के लिए मैंने दे दिया, किंतु चंद्र मुझे जल नहीं दे रहा। मेरी फसल सूख रही है महाराज। यदि यहां आकर भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर महाराज, मैं कहां जाऊंगा फिर? महाराज, बात तो सही है। चंद्रराव जी जो कह रहे हैं वो सही है। पंडित रामाकृष्ण जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सूर्यराव जी,
आप धैर्य रखें। आप ये सोचिए कि पानी नहीं है तो क्या हुआ, कुआं तो आपके पास ही है। आप चिंता क्यों करते हैं? इसमें वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सूर्यराव जी, कुएं में पानी कितना भी हो, कम या अधिक, कुआं तो आपका ही है। क्यों चंद्रराव जी? जी पंडित रामाकृष्ण जी, बिल्कुल सत्य है। उचित है। गुरुवार, आपका निर्णय सही है, किंतु एक बात है जो मुझे खटक रही है। खटकेगी, क्यों नहीं खटकेगी? सत्य चुभता है, खटकता है। और हमारी तो हर बात आपको खटकती है पंडित रामाकृष्ण। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुवर। ऐसा ही है। अब जो भी खटका हो उसे अपने हृदय का द्वार खोलकर जबान पर आने दो, खटकने मत दो। ये क्या खटका रहे हैं आप दोनों? अर्थात स्पष्ट बात कर सकते हैं? महाराज, हमने तो बस न्याय का दरवाजा खटका कर न्याय किया है। फिर खटकाया? गुरुवर, बिना खटकाए बात कीजिए, जो कहना है कहिए। जी महाराज, हम बिना खटका कर मतलब हमने न्याय किया है महाराज। दूध का दूध किया है, पानी का पानी किया है। पानी गुरुवर, पानी पानी की ही तो बात है सारी। किंतु आप गुस्से में पानी पानी ना हो जाएं। आप एक कार्य करें, आप ऐसा सोचिए कि आप पूर्ण रूप से दरिद्र हो गए और आपको अपना घर तक बेचना पड़ रहा है। हम अपना घर क्यों बेचे? गुरुवर, सोचने में तो ऐसा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आप दरिद्र हो गए हैं। पंडित रामाकृष्ण, हम दरिद्र भी क्यों हो जाएं? माने हमारे गुरुजी तो केवल मस्तिष्क से ही दरिद्र हैं। बुढ़े ने बहुत माल दबा रखा है अंदर ही अंदर। गुरुवर, केवल ऐसा सोचिए कि ऐसा हुआ है। वाह, सोचे भी तो क्या कि हम बर्बाद हो गए। गुरुवार, आपसे केवल सोचने के लिए कहा गया है। आप केवल सोच तो सकते हैं ना? ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो हम सोच लेते हैं। सोचिए फिर। बहुत अच्छे। अब जब आप सोच ही रहे हैं तो साथ में ये भी सोच लीजिए कि गुरु माता भी आपको त्याग के चली गई हैं। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे। क्या सोचेंगे? हम थोड़े कंगाल हो गए। हाँ हाँ, थोड़े दरिद्र भी हो गए। हाँ और हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हाँ। और हाँ, वरुणमाला भी हमें छोड़कर चली गई है। बहुत बढ़िया। और वो जो आपका घर है वो मैंने ले लिया है। हो। तो ये जो सोचने के लिए आप हमें कह रहे थे, उसके पीछे आप ये सोचे कि तुम हमारे घर पर कब्जा कर लो, ताकि हम ना घर के रहेंगे ना घर के रहेंगे, क्योंकि घाट पर तो हम जाते नहीं। गुरुवार, आप अपने घर से निकले सर्वप्रथम। अर्थात आपको आपके घर से कौन निकाल रहा है? आपको केवल ऐसा सोचना है, केवल सोचना है। हाँ गुरुवर, आपका घर मैंने ले लिया। अब आप ये बताइए कि उस घर में जो सामान है वो किसका है? वो तो कुछ वरुणमाला का है, कुछ महाराज ने दिया है, कुछ हमारे शिष्यों का है, और बाकी सब हमारा है। तो क्या आप उस घर को छोड़ते समय उस घर में कोई भी सामान छोड़कर जाएंगे? हाँ, अवश्य अवश्य, क्यों नहीं। मात्र घर में आने वाली वायु और उजाला छोड़कर जाएंगे, उसके अतिरिक्त कूड़ा तक नहीं छोड़ के जाएंगे। अर्थात आप उस घर में कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे? नहीं। बस यही बात तो चंद्रराव की मुझे खटक रही थी गुरुवर। जब उसने कुआं बेच दिया तो अपना सामान उसमें क्यों छोड़ दिया? कौन सा सामान? पानी गुरुवर, पानी। चंद्रराव ने तो केवल कुआं बेचा ना, पानी तो नहीं बेचा। तो उसने अपना पानी सूर्यराव के कुएं में क्यों छोड़ दिया? हाँ, पानी तो नहीं छोड़ना चाहिए था।
चंद्रराव, आपने अपना कुआं सूर्यराव को बेचा है। जी महाराज। केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा है। महाराज, आपकी बात का अर्थ मैं समझ नहीं पाया। हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब आपने अपना कुआं बेच दिया है तो उसमें पानी क्यों रखा हुआ है? महाराज, परंतु पानी तो कुएं में ही रहता है। परंतु कुआं तो सूर्यराव का है, तो आप अपना पानी सूर्यराव के कुएं में कैसे रख सकते हैं? एक कार्य कीजिए, आप अपना सारा पानी सूर्यराव के कुएं से निकाल लीजिए और उसका संग्रह कहीं और कर लीजिए। ये कैसे संभव है महाराज? नहीं है? अच्छा, कथन तो आपका भी सही है। चलिए, हमारे पास इस दुविधा का और एक हल है। महाराज, कृपा करके बताइए हल क्या है? आप अपना पानी सूर्यराव के कुएं में रख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको वार्षिक किराया देना होगा। अपना पानी रखने का किराया? चंद्रराव, यदि हम किसी के घर पे रहते हैं या धर्मशाला में रहते हैं तो क्या देना पड़ता है? महाराज, किराया? आपका सारा पानी रखा कहाँ है? कुएं में। हाँ? सूर्यराव के कुएं में। जी, हमारे विचार से प्रतिवर्ष 1000 स्वर्ण मोहरें उचित रहेगा। क्यों मंत्री? उचित है महाराज, हम तो 2000 कहने वाले थे। नहीं नहीं, हमें प्रतीत होता है 1000 पर्याप्त होगा। तूने देखा मनी, आज चंद्रराव ने भी पंडित रामाकृष्ण से हार का स्वाद चख ही लिया। हमारे गुरुजी ने तो पंडित रामा का स्वाद चख चख कर अपना पेट ही भर लिया है। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं लुट जाऊंगा महाराज। आज के बाद मैं ऐसा छल कभी किसी के साथ भी करने की नहीं सोचूंगा महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, इसे कहते हैं न्याय। जो दूसरों के लिए कुआं खोदेगा वो स्वयं एक दिन उस कुएं में गिर जाएगा। पंडित रामकृष्ण, चंद्रराव को दंड देने का कार्य भी आप ही कीजिए। जो आ गया महाराज। चंद्रराव जी, जी, आपने जो सूर्यराव जी से मूल्य लिया है वो इन्हें लौटा दें। कुआं तो सूर्यराव जी का ही है, आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु आपको सूर्यराव जी को खेत की सिंचाई के लिए सहायता करनी होगी, तभी आप उस कुएं के पानी का उपयोग कर सकते हैं। और यही होगा सूर्यराव जी के लिए न्याय। पंडित रामाकृष्ण जी, आपने न केवल मेरी फसल को बर्बाद होने से बचा लिया, अभी तो मेरे परिवार को भी भूखे मरने से बचा लिया। देखिए अम्मा, हम आपसे बहस नहीं कर रहे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप इसकी दादी हैं, आप इसका लंगोट बदल दीजिए। अब हम भी क्या कितने कितने काम करेंगे ना। काम? कि तुझे काम लगता है? अरे ये तो सौभाग्य है, ईश्वर का वरदान है कि तुझे ऐसा अवसर मिला है। खुशी खुशी कर, ये तेरा ही पुत्र है, इसे तूने ही पैदा किया है ना अम्मा? कितना सुंदर है ना ये, और जितना ही सुंदर है ना उससे कहीं अधिक नटखट भी है। आपको पता है इसकी वजह से कितना काम करना पड़ता है हमें। लंगोट गीली है इसकी, पहले ये बदल। आप चाहे तो आप इसका लंगोट बदल सकती हैं। तब तक हम आपके लिए लड्डू लेकर आते हैं जो हमारे मायके से आए हैं। मैं सब कर दूंगी। लड्डू के लिए नहीं, अपने प्यारे पोते के लिए। मुझे लड्डू नहीं चाहिए, तू जा। ठीक है अम्मा, हम जाते हैं। अब इन्हें क्या हो गया? क्या ये स्वयं से भी मौनव्रत अंदाज में ही बातें करती है? कहीं ये मुझे तो कुछ समझाना नहीं चाहती। ठीक से बताओ अम्मा। देखो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे हाथ पैर मार रही हो, तुम्हारे इशारे मुझे तो क्या मेरे बापू को भी समझ में नहीं आते। लगता है कि इनके मन में कोई प्रपंच पनप रहा है। कुछ तो गुल खिलाने वाली है ये लठेश्वरी।
ऐसे मुस्कुरा कर गई जैसे ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया हो। एक भी इशारा पल्ले नहीं पड़ा। पर ये करने क्या वाली है? कर क्या रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? आप कुछ विचलित प्रतीत हो रहे हैं, बात क्या है? क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? आपको लंगोट बांधनी आती है गुरुवर? ये कैसा बेहुदा प्रश्न है पंडित रामकृष्ण? आपको क्या लगता है कि हम लंगोट नहीं पहनते हैं? अरे नहीं गुरुवर, मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था। किंतु कुछ भी कर लूं, भास्कर की लंगोट बांधनी नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो आप छोटे रामा जी को लेकर थोड़े से विचलित हैं? हाँ महाराज, भास्कर के कारण सारी रात सो भी नहीं पाता हूँ। अभी भी घर पहुंचकर उसे ही संभालना है, और ये लंगोट वो तो बंध ही नहीं रही। उचित है पंडित रामकृष्ण, यदि ऐसा है तो आप अभी अपने घर जा सकते हैं। हाँ मंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण के जो भी कार्य हैं वो सभी गुरुवर को दे दीजिए, वो निपटा देंगे। अवश्य महाराज, जो आज्ञा। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हम यही उलझे रहे तो सौदामिनी के द्वारे कौन जाएगा? हे भगवान, सारे उल्टे कामों का वरदान तूने मेरे परिवार को ही दिया है। जिसे जागना चाहिए वो सो रही है, और जिसे सोना चाहिए वो जाग रहा है। इन दो स्त्रियों के पास छोड़कर गया था मैं अपने पुत्र को। एक तो निद्रा लोक में है, दूसरी जाने कौन से लोक में है। ओह, कुंभकर्ण की बिछड़ी हुई रिश्तेदार। अम्मा कहाँ है? तुमने हमें कुंभकर्ण के रिश्तेदार बुलाया? वाह वाह, ये सुना, उसकी बात जो कहा वो नहीं सुना। हमें नहीं पता अम्मा का है। हम तो भास्कर को सुला रहे थे, पर वो सो ही नहीं रहा था। फिर हमने उसे कहा कि देख पुत्र, हम तुझे बताते हैं कि कैसे सोते हैं, और हमने उसे सो के दिखाया। और तुम सच में सो गई? हाँ। अब हम उसको झूठ तो नहीं बोल सकते ना, उसे लगेगा कि उसकी माँ झूठ बोलती है, और हम कभी झूठ नहीं बोलते। धन्य हो शारदा महोदया, धन्य हो। ओ भास्कर की अम्मा, ये बताओ मेरी अम्मा कहाँ है? हम जब सो रहे थे तो यही कहीं थी। गुंडप्पा भी यही था, शायद बाहर आंगन में होंगी। शारदा महोदया, मैं अपने ही घर में चोर दरवाजे से प्रवेश नहीं करता हूँ, आंगन से ही आया हूँ। ना तो अम्मा है ना ही गुंडप्पा। रुको, रसोई घर में देखता हूँ। अम्मा, ओ अम्मेश्वरी, अम्मा, ये लो, अम्मा का लड्डू का पात्र तो यही है। अम्मा को भी यहीं कहीं होना चाहिए। कहीं लड्डू समाप्त तो नहीं हो गए? ये मैं तेनाली जा रही हूँ। तेनाली के लड्डू खाए बहुत दिन हो गए। इससे पहले मैं उन लड्डुओं का स्वाद भूल जाऊं, कब लौटूंगी पता नहीं। तुम दोनों आराम से रहना और भास्कर का ख्याल रखना। अरे अभी तो भास्कर इतना छोटा है। मुझे और शारदा दोनों को अम्मा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अम्मा घर छोड़कर तेनाली कैसे जा सकती है? शारदा, शारदा, अम्मा गई। क्या? हाँ, तेनाली गांव लड्डू खाने, और ये पत्र छोड़कर गई है कि तुम दोनों भास्कर का ध्यान रखना। ऐसे समय में अम्मा कैसे जा सकती है? जब भी कोई आवश्यक काम होता है गुल हो जाती है। अब भास्कर को कौन संभालेगा? वही तो, कौन संभालेगा भास्कर को? मुझे तो बाहर के बहुत सारे कार्य होते हैं। मुझे भी घर के बहुत सारे कार्य करने हैं। अब एक छोटे से बच्चे के आगे जोर जोर से चिल्लाओगे कि उसकी दादी गांव चली गई है और उसे लेके भी नहीं गई, तो रोएगा ही ना। हाँ हाँ हाँ, ले 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 ले, तो मेरा राजा बेटा, ले 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 ले, मेरा राजा बेटा चुप हो जा, ले 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 ले,
मेरा लड्डू, मेरा जलेबी। हाँ हमें इसे नहलाना पड़ेगा। तो जाओ नहलाओ। हमें नहीं, हम दोनों को इसे नहलाना होगा। नहीं क्यों? मैं तो अभी भी दरबार से आया हूँ ना, देखो कितना थका हुआ हूँ। हम इसे अकेले नहीं नहला सकते। ले आजा आजा आजा। शारदा महोदया, तुम इसे कम मुझे अधिक नहला रही हो। हम तो इसे नहला रहे हैं, यही इधर उधर होके आपको नहला रहा है। अब क्या निशाना लगा कर नहलाएं क्या? हाँ। ओह शारदा, इतना गर्म पानी? इतने गर्म पानी में तो आलू पूरी बना लेती। मुझे नहलाओगी तो ऊपर जाऊंगा मैं। लगता है भास्कर को पानी गर्म लग रहा है, इसलिए इतना अधिक रो रहा है। रुको, मैं ठंडा पानी लाता हूँ। ओले बाबा, ओले बाबा। इतना ठंडा पानी, सिकुड़ के जम जाऊंगा। हे भगवान, मुझे अपने आप को खुद ही बचाना होगा। शारदा, ये तो बहुत अधिक ठंडा है इसके लिए। तो अब क्या करें? अब गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाओ एक साथ, मैं संभालता हूँ। हाँ। हाँ, अब ठीक है। वह शारदा कितना रगड़ोगी, पता ही नहीं चल रहा कि चंदन घिसकर मुझे नहलाया जा रहा है या मुझे घिसकर चंदन को नहलाया जा रहा है। शारदा, अब तुम भास्कर को बाहर ले जाकर पोंछो। मैं नहाने से थोड़ा सा ही बचा हुआ हूँ, वो कमी भी पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, हमें अपने इस दायित्व को बराबर बराबर बांटना होगा। एक योजना पत्र बनानी होगी। हाँ, तो बनाओ, अभी की अभी बनाओ। बना लिया है, पहले से ही बना लिया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भास्कर को तुम कब संभालोगी और मैं कब संभालूंगा। अब इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लो और इसका ज्ञान प्राप्त कर लो। ये लो। ये तो ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे किसी शत्रु के विरुद्ध रणनीति बना रहे हो और फिर युद्ध पर जाना हो। अरे मैं शत्रु नहीं, सुपुत्र हूँ आपका। आपको पता है, हमारी जो सहेली है वरलक्ष्मी, उसके घर भगवान ने लक्ष्मी भेजी है। वरलक्ष्मी, वो तो याद ही होगी ना आपको। अरे जिसके कारण आपको और अम्मा को लगा था कि हम पेट से हैं। शारदा, गत रात्रि से लेकर अभी तक तुमने मुझे ये बात मात्र 4 बार बताई है। एक कार्य करो, लिख कर दे दो। मैं दरबार में बैठकर जपता रहूंगा और जब कंठस्थ हो जाएगा तो उसके घर जाकर लड्डू भी बांट दूंगा। लड्डू बांटने नहीं जाना, खाने जाना है। वरलक्ष्मी ने सारी सहेलियों को अपने घर अपनी बेटी से मिलने के लिए बुलाया है। किंतु मैं तो उसकी सहेली हुई नहीं। आपको बुलाया भी नहीं है, आपको जाना नहीं है, मुझे बुलाया है, तो इसलिए आज आप मत जाओ। वही तो, जब मुझे बुलाया ही नहीं है तो मैं जाऊंगा क्यों? मैं तो दरबार जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचने में पहले से देर हो गई है। वही तो हम कह रहे हैं कि आज आप दरबार मत जाइए। क्यों ना जाऊँ? अरे अगर आप दरबार चले जाएंगे तो ये छोटा सा भास्कर ये कहाँ जाएगा? शारदा, बच्चे तो माँ की परछाई होते हैं, जहाँ माँ वहाँ बच्चा। अरे हम कितने माह बाद वरलक्ष्मी से मिल रहे हैं, हमें कितनी सारी बातें करनी होंगी ना उससे। ओ शारदा महोदया, कल जो योजना पत्र हमने बनाया था ना, उसके अनुसार इसे संभालने की बारी आज तुम्हारी है। लो संभालो। बारी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हम भास्कर को नहीं बताएंगे कि आज उसको संभालने की बारी किसकी है, और अगली बार जब आपकी संभालने की बारी हो तो हम इसको संभाल कर आज करें हम उतार देंगे। लो पकड़ो। अरे ओले ओले। शारदा, बिना पूर्व सूचना के दरबार ना जाऊं, दरबार के नियमों का उल्लंघन करूं और तो और भास्कर से झूठ भी कहूं। एक साथ इतने सारे गलत काम मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये लो।
मैं क्या कोई खोटा सिक्का हूँ जिसे कभी इसकी झोली में कभी उसकी झोली में फेंका जा रहा है। विवाह के समय इतने बड़े बड़े वचन दिए थे आपने हमें, और आज जब निभाने का समय आया तो योजना पत्र दिखा रहे हमें। शारदा, बात को समझो। मैं तो योजना पत्र का ही अनुसरण करूंगा। हाँ, तुम एक कार्य करो, तुम भास्कर को वरलक्ष्मी के घर ले जाओ। मैं तो वैसे भी दरबार के रास्ते जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे बापू रुक जाओ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वहाँ पता नहीं कौन कौन होगा। मैं शारदा और उनके सहेलियों के बीच पक ना जाऊं। चलो भास्कर, वरलक्ष्मी के घर ही चलते हैं। बहन, वैसे तो मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन एक बात ना मुझे कभी भी समझ में नहीं आती। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सच में सुंदर होते हैं या बस दिखते सुंदर हैं? हाँ भाई, ये बच्चा तो है ही सुंदर, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा पे गया है ना। मेरी आँख कान नाक का ऐसे निरीक्षण कर रही है जैसे पहली बार किसी बच्चे को देखा हो। शारदा, लगता है पंडित रामा जो भी देते हैं बहुत सुंदर देते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारा पुत्र हो या फिर कानों में लटकने वाले सोने के झुमके। ये झुमके तो बहुत ऊपर की वस्तु है, उन्हें तो पाँव की पायल की भी कोई समझ नहीं है। ये सारे गहने हमारे मायके से आते हैं। शारदा, मैं इन पतियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। विवाह के कुछ वर्षों बाद ये ऐसे हो जाते हैं जैसे वस्त्र धुलने के बाद या तो फट छिट जाते हैं या उनके रंग बदल जाते हैं। वैसे कोतवालन जी, हम आपसे पूछना चाहते थे कि आप 9 बच्चे और कोतवाल साहब को संभालते कैसे हैं? संभालिए संभालिए अपना। तुमने ये प्रश्न किया और हमारी आंखों में कितने मोटे मोटे आंसू आ गए। सारे बच्चे हम अपने ही दम पे संभालते हैं, ये तो घर आते ही ढेर हो जाते हैं। ये यहाँ इस वरलक्ष्मी की पुत्री के लिए आई है या पतियों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए? परंतु इससे हमारे राज्य को क्या लाभ होगा? महाराज, ये सुझाव तो हमें भी समझ में नहीं आया। महाराज, ये सुझाव आपके नियुक्त अर्थशास्त्री ने ही दिया है। रामा, ये क्या कर रहा है? दरबार में सोना उसका अपमान होता है। यदि तुमने अपनी आंखें बंद की तो कारागार में ही खुलेगी, समझे? बंधु, मैं आंखें बंद नहीं कर रहा, ये स्वयं बंद हो रही हैं। तो देख, अब मेरी आंख बिल्कुल खुली है। दरबार में कोई सो सकता है क्या? महाराज, किसी भी कार्य को करने के लिए समर्पण और कौशल के बाद सबसे पहले और सबसे अधिक जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो होता है धन। महाराज, राज्य की आय का एक मुख्य साधन होता है प्रजा पर लगने वाला कर, और कर लगाना हर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरुवर, कर के विषय में शास्त्रों में जो भी उल्लेख है वो आपसे अधिक कौन जानता होगा? वो तो है महाराज। जी, तो मार्गदर्शन कीजिए, बताइए शास्त्रों में क्या उल्लेख है कर के विषय में? क्यों नहीं महाराज, अवश्य करेंगे। हमें तो सभी शास्त्र कंठस्थ। जी, तो प्रकाश डालिए गुरुवर। अभी डालते हैं महाराज। अब महाराज को कौन समझाए मन कि रास्ता दिखाने के लिए उनसे कह रहे हैं जो स्वयं राह से भटके हुए हैं। हमें भी कई वर्षों से भटका रखा। महाराज, शास्त्रों में तो किसी भी विषय में विस्तार से कहा गया है, परंतु यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कर की बात कर रहे हैं। महाराज, कर धन होता है, धन कर होता है। प्रजा कर देती है, राज्य कर लेता है, और वही कर राज्य प्रजा पर खर्च कर देता है। तो महाराज, ये एक चक्र है महाराज, जो चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है महाराज। अब महाराज, वो महाभारत में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में शास्त्रों का कैसा ज्ञान दिया है। उसमें कहा गया है कि जो कर प्रजा देती है वो कर प्रजा पर खर्च हो जाता है। तो महाराज, कहने का तात्पर्य ये है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा। तो महाराज, इस पर तो शास्त्रों में 6 अध्याय हैं। 6 गुरुवर, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आय का 6ठा भाग कर के स्वरूप राज्य को मिलना चाहिए।
पंडित रामाकृष्ण।